नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। फसल क्रांति के मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति का कृषि आधारित शो। जैसा कि आपको पता है कि तकनीकी से किसानों को जोड़ने के लिए हम नई नई चीजें आपके लिए लेके आते रहते हैं, नई नई तकनीकों को लेके आने का प्रयास करते हैं कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से आपको नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन पैडी। धान में पोषक प्रबंध फसल प्रबंधन किस तरीके से करें, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विनया कुमार परिडा जी, जो कि चीफ एग्रोनॉमिस्ट है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में, जो कि खुद में एक जानी मानी कंपनी है, किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति के इस प्लेटफॉर्म पर। आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद इमरान। पहले तो मैं सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू से वजह से हम लोग देरी में स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम विनय कुमार परिदा है। पीएचडी किया हूँ सॉइल साइंस में, मृदा विज्ञान में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। एंड इसी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट नाउ 20 ईयर प्लस से काम कर रहा हूँ। एंड मेरा जो कैरियर है पहले नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज मैं पीएयू लुधियाना से एमएससी एंड पीएचडी किया हूँ। तो पंजाब से स्टार्ट हुआ था। पंजाब के बाद देन मैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैदराबाद में आके अभी काम कर रहा हूँ। एंड जो मेरा स्पेशलाइजेशन जो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म तत्वों के बारे में है। एंड जो कि आपकी जमीन के सॉइल टेस्टिंग के रिलेटेड, लीफ टेस्टिंग, और कैसे उसका बेसिस पे आप कैसे रिकमेंडेशन करेंगे डिफरेंट न्यूट्रिएंट का, और उसके बारे में मैं आपको आज जो पैडी के बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। तो इमरान, कैन आई गो अहेड और हाउ इट विल बी? पढ़न प्लीज। अभी मैं स्टार्ट करूं या कैसे करना है अभी? हाँ बिल्कुल, आप शुरुआत स्टार्ट कीजिए सर, प्लीज। ओके, सो थैंक यू इमरान। एंड फसल क्रांति के सभी मेंबर साथियों और मेरे कार्यमंडल की जो कलीग ज्वाइन किए हुए हैं, एंड मेरे प्यारे किसान साथियों, आज की जो चर्चा के विषय है धान की फसल में कैसे पोषण प्रबंधन करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दूं। इसका पहले ही मैं बताऊं कि धान की जो फसल है, ये जो कि हम कहते हैं कि गोल्डन क्रॉप है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो धान की फसल को हम कहते हैं गोल्डन क्रॉप एशिया की कहते हैं, क्योंकि लगभग एक्चुअली ये सबका ना प्रमुख खाद्य के रूप में व्यवहार होता है। और आजकल आप जैसे देखेंगे कि जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, पहले हम एक बार धान उगाते थे, आजकल 2 से 3 बार धान उगाते हैं। पहले बार जो स्पेसिंग होता था, स्पेसिंग भी आजकल बहुत स्पेसिंग के ऊपर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा महत्व देने लगे हैं। इसके बाद जो नए ट्रेंड है, पहले 25-30 साल से पहले हम जो खाद उगाते थे वो खाने के लिए है, लेकिन आजकल क्या है ना कि बहुत सारे जो किसान साथी हो धान उगाते हैं, उसको वो क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए भी ये यूज करते हैं, और क्वालिटी इनपुट भी देखते हैं। ये नहीं कि खाली प्रोडक्शन करेंगे, क्वालिटी भी देखते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले आप जो सिलेक्शन वेराइटी का धान करते थे, आजकल फिर हाइब्रिड धान की वेराइटी आ गए हैं, और जिसको कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसको मद्देनजर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो राइस का न्यूट्रिशन हो गया या पेस्टिसाइड मैनेजमेंट हो गया, उसमें हमको काफी सुधार चाहिए जो पहले हम करते थे। तो ओवरऑल अभी हम सपोज देखना चाहिए कि जो राइस है ऑलमोस्ट अराउंड 22%, 22% क्रॉप एरिया में हम इसको उगाते हैं। दैट इज 43.7 मिलियन हेक्टेयर में हम ये करते हैं। एंड जो मिल्ड राइस हैं,
लगभग 120 मिलियन मेट्रिक टन हम साल भर में इसको ये आता है। एंड करोड़ से लोगों की ये जो कि प्रमुख खाद्य है। एंड ये नहीं कि इसके अलावा ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ की जो फॉरेन एक्सचेंज और रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी एक्सपोर्ट के माध्यम से आता है। और इसका जो राइस का डिमांड है ओवर द ईयर से ये बढ़ता रहता है। और अभी हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है नंबर वन है वर्ल्ड में एरिया के माध्यम से, बट सेकेंड पोजीशन प्रोडक्शन की ये है। और इसमें आप ये देखेंगे कि जो चाइना है नंबर 1 है प्रोडक्शन में, ऑलमोस्ट 206 मिलियन टन करता है। इसका मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट 2100 करोड़ टन की उत्पादन होता है। और इंडिया में ऑलमोस्ट 16 करोड़ टन की उत्पादन होता है। और हम एरिया में नंबर 1 है। और डिफरेंट स्टेट की, इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट देखेंगे तो पहले हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, एंड नाउ अभी देखेंगे तेलंगाना ऑल्सो। लास्ट 2-3 साल से तेलंगाना के जो प्रोडक्शन हो गया है ऑलमोस्ट वो भी 10 मिलियन टन के ऊपर चला गया है। एंड ये जो कि सदर्न की राइस बाउल भी माना जाता है। इवन भी छत्तीसगढ़ देखेंगे, छत्तीसगढ़ भी सेंट्रल की राइस बाउल जैसे माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ में आपका पंजाब हो गया। एंड उत्तर प्रदेश से प्रमुख राज्य है कि जिधर की ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 15 लाख टन से 15 मिलियन टन की। एंड जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट होता है। एंड एक्सपोर्ट में एक बासमती राइस का होता है और एक नॉन बासमती राइस का होता है। और आजकल दोनों में एक्सपोर्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ की हमको रेवेन्यू आता है। और अभी फसल की बात करेंगे तो इसमें जो मिट्टी है हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसको उगा सकते हैं। बट एक जहाँ लो लाइंग एरिया है और जहाँ पानी के धारण की क्षमता मिट्टी का ज्यादा है उसमें हम इसको अच्छा से उगा सकते हैं। एंड उसका जो पीएच की वैल्यू होता है 5.5 to 6.5, मींस न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक, जो कि स्लाइटली एसिडिक रेंज में हम इसको करेंगे तो हमारे जो धान की फसल में जो प्रोडक्टिविटी होता है, पर एकड़ की प्रोडक्शन होता है, काफी अच्छा होता है। लेकिन पीएच से जो थोड़ा सा कम हो जाता है, जहां कम हो जाता है उधर आपकी आयरन टॉक्सिसिटी और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी होता है। और अल्कालाइन सॉइल जो कि आपके पीएच से 9 से ऊपर है या 10 के ऊपर है और सोडियम की मात्रा ज्यादा है आपकी जमीन पे, उसको हम जिप्सम या पायरेट जिप्सम डाल के उसको ट्रीटमेंट करके फिर हम उसमें हम धान की फसल उगा सकते हैं। जनरली जहां पॉडलिंग करते हैं तो जो पीएच न्यूट्रल के आसपास आ जाता है, तो उसी माध्यम से जो जमीन के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट है आप जो भी खाद डालते हैं उसका जो उसी से आपको उपलब्ध बढ़ता रहता है। और एक चीज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है। इसका पैडी का डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं। एक हम नर्सरी स्टेज में देखेंगे और उसके बाद वेजिटेटिव स्टेज देखेंगे। नर्सरी एंड वेजिटेटिव स्टेज मिला के सपोज शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है तो ऑलमोस्ट आपका 35 to 55 डेज रहता है, ये फिक्स है। एंड आपका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो 35 दिन का रहता है। एंड जो राइपनिंग और जो पकने के टाइम होता है उसका 30 दिन का रहता है। इधर आपको एक ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि नर्सरी में हम ज्यादा से ज्यादा दिन नर्सरी में हम रख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि उसका जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि हमको काफी ज्यादा उपज नहीं देता है। ठीक है। और नर्सरी में आप देखेंगे, नर्सरी में हम वेट बेड में जहाँ पानी की मात्रा अच्छा है वहां हम वेट बेड में करते हैं। और ड्राई बेड में जहाँ पानी की सुविधा कम है वहां ड्राई बेड में करते हैं। और जहां हम मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर जैसे कि यानमार ट्रांसप्लांटर हो गया या मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वहां जो कि ट्रे मेथड में और डेपोक नर्सरी मेथड में हम नर्सरी बनाते हैं। और नर्सरी में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने से पहले मैं आप सब लोगों को जानते हैं कि 17 तत्वों की प्लांट को जरूरत होता है। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया आपको कहाँ से मिल जाता है? एयर एंड वाटर से मिल जाता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटाश हो गया, इधर आपको ऑर्गेनिक खाद से या बायो फर्टिलाइजर से या तो इनऑर्गेनिक खाद से मिलता है। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो गया आपकी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया,
आप उसका एक्चुअली थोड़ा सा कमी की जरूरत होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, जैसे जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकेल हो गया, उसका जो है उसका रिक्वायरमेंट कम है, बट वो कमी है तो फिर आपका जो डिजायर्ड यील्ड एंड क्वालिटी है उतना नहीं आएगा। इसके लिए हमारा एक जो एक लॉ हम पढ़ते हैं कि लाइबी का लॉ, इसमें आप एक बैरल देखेंगे, इस बैरल में आप देख रहे हैं कि जो कि फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस की कमी है, इस साइड में फास्फोरस की कमी है, तो इसका मतलब इवन इफ 17 तत्वों से एक तत्व की कमी हो गई तो हमको जो डिजायर्ड यील्ड और प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो हम कहते हैं कि वो कमी रह जाता है। इसलिए हर न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपका पैडी का फसल को यील्ड एंड क्वालिटी देता है। और नर्सरी में हम जनरली देखेंगे कि 200 स्क्वायर मीटर एरिया 1 एकड़ नर्सरी के लिए, 1 एकड़ मेन फील्ड के क्रॉप के लिए सफिशिएंट रहता है। और 100 स्क्वायर मीटर एरिया में आप लोग 1 केजी नाइट्रोजन और फास्फोरस यूज करेंगे और साथ में ½ केजी पोटाश यूज करेंगे। एंड साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व में देखेंगे तो जिंक एंड आयरन की कमी जनरली रहता है, जहां आपका सॉइल सैलाइन सॉइल और अल्कालाइन सॉइल है, पीएच हाई है, एंड जहां ज्यादा लो लाइंग फील्ड है और वाटर जम के रहता है, और जहां टेम्परेचर की कमी है और कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आपका जहां ज्यादा है, 20 से ज्यादा है या 30 से ज्यादा है, तो उधर क्या होता है ना, जिंक और आयरन की कमी होता है नर्सरी में। और ये जिंक और आयरन की जो आयरन की कमी होता है उसको ठीक करने के लिए आपकी जो नोवोजिन है, नोवोजिन जो है आपका है 12% जिंक रहता है, जिंक ईडीटी करके आता है, वो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर डाल सकते हैं। नहीं तो आजकल जो हमारे करमंडल का भी अकुमिस्ट जिंक है एंड यारा और दूसरे कंपनी का जिन ट्रैक करके आता है, 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से डालेंगे तो जो जिंक का कमी है नर्सरी में आपका पूरा हो सकता है। आयरन की कमी, जैसे कि आपके लीफ पूरा येलो कलर के आ जाता है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए आप फेरस सल्फेट 0.5% के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम एक्चुअली डिफरेंट एरिया के लिए एक न्यूट्रिशन शेड्यूल देते हैं, ये नर्सरी क्रॉप के लिए हो या मेन क्रॉप के लिए हो। नर्सरी क्रॉप के लिए जैसे कि बेड प्रिपरेशन के टाइम में हम कहते हैं कि कार्बन प्लस, ये कार्बन प्लस जो है ये आप हमारा और जो फार्म मेड मैन्योर सिटी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट को हमने प्रोसेस्ड करके, अच्छा से प्रोसेस्ड करके ये बनाते हैं। और इसका जो डोसेज हम बताते हैं, जो कि 1 एकड़ नर्सरी के लिए आप जितना भी एरिया में आप प्लांटिंग करके नर्सरी उगाएंगे उसके लिए 10 केजी का रिकमेंडेशन होता है। आपके पास कार्बन प्लस नहीं है तो आप फार्मर मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक की मैटर कंटेंट आपकी बढ़ेगा और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट की उपलब्धता प्लांट को होगा। नोवोजिन है क्योंकि बिकॉज पैडी के जो क्रॉप है, पैडी का क्रॉप में जिंक का बहुत कमी होता है, एंड ये 1966 से भी देखा गया है कि वो ब्रोंजिंग कलर जैसे आ जाते हैं, उसी से बचाने के लिए एंड जो विल्टिंग से भी बचाने के लिए नर्सरी में हम 25 से 50 ग्राम नोवोजिन इस्तेमाल करेंगे। और जो ग्रो प्लस हो या एसएसपी हो, फास्फोरस, बिकॉज आप सबको पता है कि फास्फोरस जो है कि रूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, और जो है फास्फोरस होता है एनर्जी देता है। एनर्जी देने से क्या होता है ना कि आपका जो रूट का विकसित होता है और जो शूट का भी ग्रोथ अच्छा होता है। इस करके जो 1 एकड़ पैडी का मेन क्रॉप के लिए जो आप 200 स्क्वायर मीटर एरिया लेंगे उसमें 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप ग्रो प्लस हो या ग्रोमर की एसएसपी डालेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हेल्दी सीडलिंग बनाने के लिए 15 दिन की टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि एक सुप्रिया प्रोडक्ट आता है जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है एंड 4 चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है। उसको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन में और 25 दिन में डालेंगे तो आपकी जो सीडलिंग है बड़ा हरा भरा रहता है और सुस्त रहता है, जिसको कि आप जमीन पे यूज कर सकते हैं। जो सुप्रिया मैंने बताया, सुप्रिया क्या है, मैं वो जो प्रोडक्ट बताया मैं बता रहा हूँ आपको। जो सुप्रिया है उसके अंतर्गत नाइट्रोजन 24% है, फास्फोरस 24% है, एंड जो नाइट्रोजन टू फास्फोरस आपका क्या है ना कि N1:1 रेशियो में है, जो कि आइडियल रहता है आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट रहता है, फास्फोरस जो होता है रूटिंग एंड फ्लावरिंग न्यूट्रिएंट रहता है, एंड जो पोटाश होता है आपका फ्रूटिंग न्यूट्रिएंट रहता है। दैट मीन्स ग्रेन फॉर्मेशन और फ्रूट डेवलपमेंट की बाद आपका इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा इसके अंतर्गत 4 चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, बोरन है, जो कि आपकी सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको फोलियर स्प्रे करना है 15 दिन की नर्सरी में, 15 दिन में और 25 दिन में। जो ये सुपरिया मैंने आपको बताया। इसके बाद जो नोवोजिन मैंने बताया था, ये नथिंग बट आपका चिलेटेड जिंक ईडीटी है, 12% जिंक है इसके अंतर्गत। और आप देखेंगे हर जगह नर्सरी में हम एसएसपी नहीं यूज करते हैं या ग्रो प्लस यूज नहीं करते हैं। एसएसपी के अंतर्गत सल्फर है, इसलिए हम सल्फर की रिकमेंडेशन उधर बताए नहीं है। लेकिन ये जो स्टडी हम दिखा रहे होंगे, जो सल्फर रिसर्च इंस्टीट्यूट और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलके किए थे 2006 से 10 साल की एक स्टडी था। उसमें देखा गया था कि 40% जो हमारा सॉइल है सल्फर की डेफिशिएंसी है। सल्फर जो है फोर्थ मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आफ्टर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश की बाद में। और आप देखेंगे जो कि दर्शक हैं, जो कि आज सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से हैं। आपके एरिया में देखेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने मेंशन किया हूँ, वहाँ आपका सल्फर डेफिशिएंट है। जो सल्फर डेफिशिएंट है तो उसको ठीक करने के लिए आपको हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बता रहे हैं कि जो ग्रोमर सल्फामैक्स करके आता है, और दूसरे कंपनी का ग्रोमर सल्फर भी रहता है। और आप एसएसपी यूज करते हैं या ग्रो प्लस यूज करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने की या कम इस्तेमाल करें। 10 केजी का रिकमेंडेशन है, 10 केजी ना डाल के 5 केजी डालेंगे। लेकिन जहां वो एसएसपी और ग्रो प्लस यूज नहीं करते हैं, यहाँ आप ग्रोमर सल्फामैक्स डालेंगे, जिसके अंतर्गत आपका 90% सल्फर है। एंड ये जो कि बहुत क्विक डिजल्व होता है, और एक थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया उसको एक्ट करके सल्फेट उससे आता है, जो कि प्लांट उसको अपटेक करता है और प्लांट को जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में सिस्टीन हो गया, सिस्टीन मिथोनाइन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और इस जो सल्फामैक्स है, ये फास्ट सल्फर रिलीजिंग एफएसआर टेक्नोलॉजी है, जो कि दूसरे कोई भी कंपनी के पास नहीं है, हम लोग के पास है। एंड जो कि आपका पेस्टाइल फॉर्म है, वेरी इजी टू यूज करने के लिए होता है। एंड ऑल्सो सॉइल की पीएच को भी इसका इम्पैक्ट करता है। स्लाइटली फास्टर सॉइल पीएच से लिटिल बिट करेक्शन करता है जहां हाई पीएच रहता है। ठीक है, ये आपका नर्सरी के लिए है। अभी आता है कि जनरली मेन फील्ड में आपका कौन सा फैक्टर है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो अच्छा से अच्छा यील्ड आएगा और जो क्वालिटी ऑफ द ग्रेन है वो सबसे अच्छा रहेगा। इसके अंतर्गत जो पहला चीज है कि पानी के लिए, इस साइड में आपको ये फोटो में देख रहे हैं कि जो पानी के लिए होता है आपकी पानी के लिए होता है, उसी का जो कि बहुत कम पानी के लिए 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंतर्गत कम पानी के लिए होता है। तो इसका कारण क्या है, जब आपकी जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, इधर हाईली एसिडिक सॉइल है, या तो आपकी जो सॉइल की पीएच की मात्रा बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, उसमें आपके जो पानी के लिए का संख्या कम रहता है। और जहां आप फर्टिलाइजर सही से फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, वहां आपका क्या होता है, जो कि पानी के लिए का संख्या कम रहता है। और जहां आप पानी देने की इसका जो वाटरिंग का है, पानी आपका कम वाटर रहता है, टिलरिंग कल्ले निकलने के टाइम पे आपका बहुत कम पानी रहता है, लैक ऑफ वाटर रहता है, तो तभी आपका पानी के लिए कम रहता है। क्योंकि नंबर ऑफ टिलर्स कम हो जाएगा तो आपकी पानी के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि टिलर से पानी के लिए आता है। जहां आपका डिजीज पेस्ट की इन्फेस्टेशन हो जाता है, तभी आपका पानी के लिए कम होता है। और डायरेक्ट सोइंग क्रॉप में जब सीड रेट और सोइंग रेट कम हो जाता है एंड इमरजेंसी परसेंटेज कम रहता है, तभी आपका जो है पानी के लिए कम होता है। पानी के लिए कम होता है तो आपकी इसमें के जो धान कम आएगा और ग्रेन कम होगा, तभी आपको उपज में कमी आएगा। और एक जो प्रॉब्लम है कि लो परसेंटेज ऑफ फर्टाइल स्पाइकलेट। स्पाइकलेट क्या होता है, दाना जो पानी के लिए अंतर्गत एक दाना से पानी के लिए आपका बनता है, वो दाना जब फर्टाइल नहीं होगा, तो आपका जो दाना के अंतर्गत जो सॉलिडिफिकेशन होकर ग्रेन बनता है, वो ग्रेन नहीं बनेगा। वो कौन सा कारण से होता है, जबकि आपको पानी का कमी होता है, जो पानी के इनिशिएशन के टाइम से फ्लावरिंग के टाइम पे आपको पानी, हमारे जमीन पे पानी रहना ही रहना है, टिलरिंग के टाइम पे पानी रहना ही रहना है। नहीं तो फिर क्या होगा, जो फर्टाइल स्पाइकलेट नहीं बनेगा और पानी के लिए का संख्या कम रहेगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर देने के मतलब हमारे इंडिया में है कि यूरिया हम क्यों देते हैं, नाइट्रोजन की वजह से देते हैं। और जहां थोड़ा सा एक्सेस नाइट्रोजन हो जाता है,
तभी क्या होता है कि आपके जो फर्टाइल स्पाइकलेट से कम हो जाता है। और लॉजिंग क्या होता है, अभी थोड़ा सा तेज हवा चला और हवा के साथ फिर क्या होता है ना, जो आपकी प्लांट गिर जाता है जमीन के अंतर्गत। और कॉपर की डेफिशिएंसी के वजह से भी आपका फर्टाइल स्पाइकलेट नहीं होता है। लेकिन इंडिया में कॉपर की डेफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि हम जो मैक्सिमम फंजीसाइड यूज करते हैं वो फंजीसाइड यूज करते हैं तो कॉपर जनित होता है, तो कॉपर की डेफिशिएंसी कम है। लेकिन कोई कोई इलाके में कॉपर की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से में भी स्पाइकलेट फर्टाइल नहीं रहता है। और फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा बारिश हो गया, या तो ड्रॉट पड़ गया, या तो लाइट इंटेंसिटी कम हो गया। लो लाइट इंटेंसिटी कम हो गया मतलब आपके देखेंगे कि हम बारिश के खरीफ के मौसम में धान कर रहे हैं अभी। तो कभी कभी क्या है ना कि 10-15 दिन तक मीन्स जो कि आपकी बादल की वजह से फिर क्या होता है कि सूरज की रोशनी ठीक से नहीं प्लांट के ऊपर नहीं गिर रहे हैं। सूरज की रोशनी प्लांट के ऊपर ज्यादा से नहीं गिरेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्रीन कलर लीफ नहीं होगा, एंड फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपका जो ग्रेन है कि फर्टाइल नहीं रहेगा, जो चाफी ग्रेन से हम कहते हैं, चाफी ग्रेन की तरफ चला जाएगा। और कभी कभी आपका जो स्टेम बोरर होता है आपकी तना में होल कर लेता है, या डिजीज रहता है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम और बूटिंग टाइम पे, तभी फिर आपका फर्टाइल स्पाइकलेट नहीं रहता है। और जो सपोज दाना बन गया, पानी के लिए से मैंने ग्रेन बताया, और वो जो ग्रेन होता है, ग्रेन की वेट कम होता है। क्यों? ग्रेन की वेट कम हो जाएगा तो फिर आपके जो लास्ट में यील्ड मिलता है, यील्ड कम हो जाता है। वो यील्ड क्यों कम होता है? जो कि अनफेवरेबल कंडीशन फ्लावरिंग के टाइम पे आपका सूरज की रोशनी नहीं गिरा है, और पानी नहीं मिला है, और ड्रॉट सिनेरियो आ गया है, और कभी कभी हेवी हीट स्ट्रेस आ जाता है। तभी क्या होता है ना, जो कि आपकी ग्रेन की वेट कम हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, यूरिया डाल दिए काम हो गया सोचते हैं, बाकी जो 16 तत्वों को भूल जाते हैं, तभी हमारा ये इश्यू आता है। तो ग्रेन की वेट कम हो जाता है। ग्रेन की वेट कम हो गया तो आपकी लास्ट में जो उपज की यील्ड होगा तो वो कम हो जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होना कि नंबर ऑफ स्पाइकलेट पर पानिकल कम हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन सही मात्रा में नाइट्रोजन नहीं देते हैं स्पाइकलेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और ड्रॉट आ जाता है, और हेवी डिजीज पेस्ट इन्फेस्टेशन रहता है, तभी क्या होता है ना, वो जो स्पाइकलेट और एक जो दाना आपकी पानी के लिए में कम हो जाता है। तो टोटल पैरामीटर को हम देखेंगे तो जो हम चाहेंगे कि हमारे जब भी धान की फसल हम उगा रहे हैं उसी टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो, रोशनी ज्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। खाना हमारे लीफ होता है, किचन होता है, प्लांट का किचन होता है। जैसे हमारे घर पे किचन में हम बनाते हैं, एक किचन में बना के हम खाना खाते हैं, प्लांट का किचन जो होता है लीफ होता है। वो लीफ में आपका जैसे कि सूरज की रोशनी ज्यादा गिरता है, वो क्लोरोफिल सिंथेसिस करके फिर वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। ज्यादा से ज्यादा जैसे कि रोशनी होगा तो आपका ग्रेन फॉर्मेशन अच्छा होगा, पानी के लिए नंबर ऑफ पानी के लिए ज्यादा होगा, एंड नंबर ऑफ स्पाइकलेट ज्यादा होगा। एंड जैसे कि सोलर रेडिएशन, मैंने फिर बता रहा हूँ कि सोलर रेडिएशन रिप्रोडक्टिव स्टेज में, पानी के लिए इनिशिएशन की स्टेज में, बूटिंग स्टेज में, ग्रेन फिलिंग स्टेजेस में अच्छे से अच्छा सूरज की रोशनी होगा तो फिर आपका जो है कि हाई यील्ड मिलेगा। ये स्टडी करके ये देखा गया है कि नाइट्रोजन 1 टन राइस ले रहे हैं, 10 क्विंटल आपका राइस आप लेते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 केजी नाइट्रोजन की जरूरत होता है। ठीक है। और वो जो नाइट्रोजन की जरूरत होगा उसको हम डिफरेंट माध्यम से डाल के रखेंगे, तभी आपका नाइट्रोजन की जो कमी पूरा होगा, और 1 टन राइस के लिए जो 20 केजी नाइट्रोजन की जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। और जो टारगेटेड पानी के लिए हमको कितना वेट सीजन के अंतर्गत हम कितना पानी के लिए होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर एरिया में, 350 से 400 पानी के लिए होना चाहिए। और ड्राई सीजन में 450 टू 600 पानी के मीटर स्क्वायर एरिया में रहेगा तो फिर हमारा जो उपज है और लास्ट यील्ड है वो अच्छा रहेगा। और क्या क्या फैक्टर हैं कि जो कि आपकी नंबर ऑफ पानिकल को बढ़ाता है। एक है कि टिलरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेराइटी, आप कौन सा वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी यूज कर रहे हैं और कौन सा वेराइटी यूज कर रहे हैं, उसको आपको इन्फ्लुएंस करता है। और जो इनिशियल प्लांट पॉपुलेशन है, जर्मिनेशन के बाद और ट्रांसप्लांटिंग के बाद इनिशियल प्लांट पॉपुलेशन आपका कितना रहता है, उसके ऊपर भी आपका जो कि हायर यील्ड डिपेंड करता है।
और नाइट्रोजन और फास्फोरस लेवल आपका नर्सरी में सही रहेगा, क्योंकि नर्सरी क्या है ना, फाउंडेशन है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, प्रॉपर फाउंडेशन रहता है तो हम 1 स्टोरी 2 स्टोरी 10 स्टोरी बिल्डिंग या 30 स्टोरी बिल्डिंग तक आजकल बन जाता है। तो जैसे कि फाउंडेशन, बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा है तो आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। सिमिलरली नर्सरी में आपका जो सीडलिंग का फाउंडेशन अच्छा रहता है तो फिर क्या होता है कि मेन फील्ड में आपका क्रॉप अच्छा रहता है। तो जो नर्सरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस सही मात्रा में रहता है, तो जो डिफरेंट फर्टिलाइजर के माध्यम से हम देते हैं तो विल गेट अ हायर यील्ड। और जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको नाइट्रोजन 1 टन, सपोज आप 1 टन ग्रेन आपका आता है जमीन के, 10 क्विंटल ग्रेन आता है, तो कितना न्यूट्रिएंट आपका जमीन से रिमूवल होता है। नाइट्रोजन लगभग एवरेज अराउंड 15 केजी के आसपास रिमूवल होता है, जमीन के अंदर से चला जाता है। फास्फोरस लगभग 3 किलो के आसपास जाता है। पोटेशियम लगभग 17 केजी के आसपास जाता है। और बाकी न्यूट्रिएंट में आप देखेंगे तो कैल्शियम 4 केजी, मैग्नीशियम 3.5 केजी, उसके अलावा जिंक एंड आयरन भी सॉइल से रिमूव होके जाता है। इसका मतलब क्या है, हम सालों से यूज कर रहे हैं, क्या है कि खेती कर रहे हैं, तो आपकी प्लांट इतना ग्रेन और स्ट्रॉ के माध्यम से आपकी जमीन से इतना न्यूट्रिएंट रिमूवल हो गया। इतना रिमूवल हो गया तो फिर क्या करेंगे, हमको बाहर से हमको ज्यादा यील्ड लेना है, ज्यादा यील्ड लेना है, तो बाहर से हम डिफरेंट खाद्य के माध्यम से, ऑर्गेनिक खाद हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के माध्यम से न्यूट्रिशन करेंगे तो फिर हम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सकते हैं। इधर मैं ये दिखा रहा हूँ इसीलिए कि खाली यूरिया, डीएपी और पोटास की जरूरत नहीं, हमको सारा न्यूट्रिएंट की जरूरत है। सल्फर की, जिंक की, मैग्नीशियम और कैल्शियम और आयरन की भी जरूरत है। वो डालेंगे तो हमको क्या है, यील्ड तो मिलेगा और हमारा जो जमीन के अंतर्गत सॉइल का हेल्थ भी बन रहेगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि सदगुरु वो भी सेव सॉइल कहते हैं। जमीन एक्चुअली धरित्री माता होता है, एंड जो सॉइल में हम बैलेंस करके सारे न्यूट्रिएंट रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो जमीन है कि फर्टाइल रहेगा। और जो किसान अभी खेती कर रहे हैं वो नहीं कि इसी साल खेती करेंगे और बंद कर देंगे, आगे भी 15-20 साल खेती करेंगे और 30 साल खेती करेंगे, उसके बाद में उसका बेटे को देंगे और उसका बेटा ने उसका अपने बेटे को भी देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि फर्टाइल लैंड देंगे या अनफर्टाइल लैंड देंगे? तो फर्टाइल लैंड देना है तो जो संतुलित मात्रा में हम खाद ऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक सोर्स से और बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से संतुलित खाद देंगे, और सारा न्यूट्रिएंट जो 17 से 17 तत्व हैं और जो मेजर एंड सेकेंडरी एंड इंपोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको जमीन के अंतर्गत हम एक्सटर्नली देंगे तो हमारा सॉइल सुस्त रहेगा। सॉइल अच्छा रहेगा तो आपका क्रॉप अच्छा रहेगा, एंड और आप जो खेती आपकी बेटे और बेटी को देना चाहते हैं वो भी अच्छा रहेगा। और जो मैं इधर बता रहा हूँ आपका, जो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटाश हो गया, इनका डिफरेंट रोल है। बिकॉज हर हर काम के लिए इनका जरूरत नहीं है। जैसे कि टिलरिंग और प्लांट हाइट के लिए ज्यादा से ज्यादातर आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होता है, और रूट डेवलपमेंट के टाइम पे आपकी ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैंने प्लस साइन बता रहा हूँ, इसका मतलब फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। सपोज आपको अर्ली फ्लावरिंग और राइपनिंग करना है, आपको ज्यादा फास्फोरस की रिक्वायरमेंट रहता है। और लीफ डिजीज एंड स्ट्रेस कंडीशन होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आपको कैल्शियम करता है और पोटेशियम। ये जो प्लस साइन मतलब ये हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपका क्या है, आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम करते हैं। इसका कहने के मतलब है कि हर न्यूट्रिएंट कोई ना कोई रोल प्ले करता है जो कि हमारा यील्ड और क्वालिटी में मदद करता है। इसलिए हर न्यूट्रिएंट को हम ध्यान में रखेंगे, किसी को कमी या ज्यादा नहीं करेंगे। जो आपकी साइड में जो रिकमेंडेड डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी देता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देता है, वो पूर्ण मात्रा में उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि डॉक्टर दवाई देता है, कोरोना के काल से अभी हम लोग आए हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं कि 3 एंटीबायोटिक खाना है, तीनों के तीनों एंटीबायोटिक खाना है, तभी हमको रिकवरी अच्छा होगा। सिमिलरली जो कि रिकमेंडेशन डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, सही से सही मात्रा में हम फॉलो करेंगे तभी हमको ज्यादा यील्ड एंड क्वालिटी मिलेगा और हमारा फसल भी सुरक्षित रहेगा। जो नाइट्रोजन होता है, हम इसको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि लगभग 15 से 20 केजी 1 टन ग्रेन के लिए जरूरत होता है। और नाइट्रोजन की जो अपटेक कब ज्यादा होता है, टिलरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेजेस में होता है। कब इसका जरूरत ज्यादा है?
टिलरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेजेस में ज्यादा होता है। तो हम उसी टाइम पे नाइट्रोजन की जमीन पे डालेंगे और जमीन पे और खेत में डालेंगे, तो तभी क्या होगा ना, हमारा जो उपज की मात्रा वृद्धि होगा। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉमन, आजकल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉमन है। जो आजकल हाइब्रिड वेराइटी आता है, ज्यादा यील्ड देता है। पहले क्या होता है ना कि 15 क्विंटल या 20 क्विंटल तक यील्ड आते हैं, आजकल 40 क्विंटल तक यील्ड भी चला गया है पर एकड़। तो इतना ज्यादा यील्ड लेना है तो हमको एक्सटर्नली हमको खाद देना है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, सलमान खान, आप मूवी देखते होंगे तो सलमान खान का भी क्या है कि कौन सा एक मूवी में पतला हो जाता है फिर मोटा होता है, दंगल फिल्म, पंजाब हरियाणा के लोग हैं, दंगल फिल्म में अमेरिकन क्या है, एक बार मोटा होता है और एक बार पतला होता है। तो फिर क्या है, ज्यादा से ज्यादा हेवी न्यूट्रिशन और प्रोटीन लेके वो ये मोटा होता है। सो सिमिलरली आपको ज्यादा उपज चाहिए तो आपको एक्सटर्नली आपको ज्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक के माध्यम में भी दे सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के माध्यम से दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ये लगभग आप देखे होंगे कि पत्ते छोटा हो जाता है और ग्रीन कलर रहता है, क्लोरोसिस होता है कि क्योंकि उसके अंतर से आपके क्लोरोफिल चला जाता है, तो आपके जो पत्ता होता है येलो कलर का हो जाता है। प्लांट की हाइट छोटा हो जाता है और नंबर ऑफ जो टिलर कल्ले आते हैं, नंबर ऑफ टिलर से भी कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो है प्रमुख खाद है, उसका ध्यान हम रखना चाहिए टिलरिंग के टाइम पे एंड ग्रेन फिलिंग के टाइम पे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि उसको जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 3 भाग में हमको देना है, बेसल में, टिलरिंग में एंड पानिकिन इनिशिएशन स्टेज में। ओके। और रेनी सीजन में जो नाइट्रोजनस खाद आप देखेंगे ना, नाइट्रोजनस खाद क्या होता है ना, लॉस होके चला जाता है। अब आप कहीं भी एक गोडा में फर्टिलाइजर रखते हैं, उधर आप चले जाएंगे तो देखेंगे जैसे कि यूरिनल में जैसे स्मेल आता है और टॉयलेट में जैसे स्मेल आता है, ऐसे स्मेल आता है। इसका मतलब क्या है कि उधर आपके जो यूरिया फर्टिलाइजर से आपकी वोलेटाइलेशन लॉस होके अमोनिया लॉस हो रहा है, उसका स्मेल है। सिमिलरली जो कि नाइट्रोजन और यूरिया जनित खाद क्या है, लीचिंग लॉस, वोलेटाइलेशन लॉस और विभिन्न माध्यम से लॉस होता है। वो लॉस को बचाने के लिए आपको स्प्लिट एप्लीकेशन में खाद देना पड़ेगा। और जैसे कि रेनी सीजन में हम ज्यादा ये करते हैं, तो स्प्लिट एप्लीकेशन में देंगे तो लॉस वेस्टेज कम होगा एंड अवेलेबिलिटी आपको ज्यादा रहेगा। और फास्फोरस जो हम कहते हैं इसको कि एनर्जी करेंसी, हमको एनर्जी कौन देता है, फास्फोरस। जैसे कि सूरज की रोशनी से हमको एनर्जी मिलता है और खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, सिमिलरली जो फास्फोरस है प्लांट को एनर्जी देता है। ठीक है, और जो फास्फोरस आपका रूटिंग न्यूट्रिएंट है एंड फ्लावरिंग न्यूट्रिएंट है। जब आपका रूट डेवलपमेंट होता है तभी आपका फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होता है एंड जब फ्लावरिंग होता है इसको ज्यादा जरूरत होता है। और जब फास्फोरस की कमी होता है आपका क्या है कि प्लांट की हाइट छोटा हो जाता है, नंबर ऑफ टिलर्स कम हो जाता है, एनर्जी नहीं रहेगा तो टिलर कहाँ से आएगा। ठीक है, और लीफ के जो साइज छोटा हो जाता है एंड डार्क ग्रीन आ जाता है, जनरली ये लोअर लीफ में दिखाई देता है। जो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम आता है आपका क्या है, नीचे वाले पत्ते में आते हैं। जो माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो गया उनका मिडिल एंड टॉप लीफ में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पोटेशियम मैंने बताया था, पोटेशियम जनरली आपका फ्रूटिंग न्यूट्रिएंट है, फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जरूरत होता है। और कहीं डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस है, अच्छा से पोटेशियम रहता है तो प्लांट हेल्दी रहता है, प्लांट हेल्दी रहेगा तो वो जो प्लांट का डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस है उसी से ज्यादा फाइट करेगा और स्ट्रेस कंडीशन से भी फाइट करेगा। स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं कि हीट स्ट्रेस हो गया, ड्रॉट स्ट्रेस हो गया, कि कोल्ड कंडीशन हो गया, उसी कंडीशन में फाइट करने के लिए पोटास की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होता है। बिकॉज पोटास क्या करता है ना, नंबर ऑफ एंजाइम, प्लांट के अंदर का जो एंजाइम है नंबर ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और पोटास क्या करता है, पोटास स्टार्च और शुगर फॉर्मेशन में आपका मदद करता है। इसीलिए क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप, जैसे कि आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सीरियल क्रॉप्स आर द कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप। ये कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप के लिए आपका पोटेशियम की जरूरत ज्यादा रहता है। और क्या होता है लीफ के अंतर्गत, लीफ जैसे मैंने बताया था कि आपका किचन है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना वेटर लेके आपकी टेबल पे आते हैं तभी आप खाते हैं। सिमिलरली प्लांट के अंतर्गत आपका लीफ के अंतर्गत जो खाना बन जाता है
उसको भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट, आपका बोरॉन हो गया एंड पोटेशियम हो गया, वाटर मूवमेंट एंड फूड मूवमेंट के लिए लीफ से आपको ये मदद करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पोटाश की रिक्वायरमेंट कब होता है? फ्लावरिंग के बाद होता है। इसीलिए आप लोग जो कि एन एंड के एक बार पोटाश आप बेसल एप्लीकेशन में दे देते हैं 50%, और 50% पोटाश आप क्या करते हैं कि सेकंड टॉप ड्रेसिंग में यूरिया के साथ सेकंड टॉप ड्रेसिंग करते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पोटाश तभी मिल जाएगा। और पोटाश के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, आपका एमओपी का है, पोटेशियम सल्फेट है, लेकिन आजकल जो है कि एमओपी का कमी है। एमओपी के कमी होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इधर आप फुलियर स्प्रे जो पोटेशियम नाइट्रेट आता है 13045 1% की मात्रा में, 1% का मतलब क्या है, 10 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर, 10 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर हो गया 1% के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। या जो अभी ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से आया है, के रीच और के आस करके डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेस ऑफ पोटाश आए हैं, जिसमें 14.5% पोटाश है, उसको भी डाल सकते हैं पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि एमओपी का शॉर्टेज बहुत जगह में है। तो जहां नहीं है तो आप वहाँ के रीच और के आस डिफरेंट कंपनी का, ये के आस के रीच हमारा गवर्नमेंटल कंपनी का है, और दूसरी कंपनी का आपका जो भी सोर्सेस ऑफ पोटाश है वो भी कर सकते हैं। नहीं तो एनपीके ग्रेड हो गया, एनपीके ग्रेड में आपका 12-32-16 हो गया, 14-35-14 हो गया, 10-26-26 हो गया, उसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके माध्यम से भी आपको पोटाश मिल सकता है। अनदर तत्व जो कि मैंने बताया था कि पोटाश नाइट्रोजन की बात सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपका रहता है कैल्शियम की। 4 kg रिमूवल होता है आपका 1 टन ग्रेन के लिए। ठीक है, 1 टन ग्रेन के लिए आपका 4 kg रिमूवल होता है, सबसे थर्ड इंपोर्टेंट है। तो आपका जो कैल्शियम होता है, अपार्ट फ्रॉम फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म में एक नाइट्रेट फॉर्म होता है, उसके अलावा आपका कैल्शियम आपका जो रूट ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। आप इसमें नीचे देखेंगे प्रॉपर रूट ग्रोथ रहता है जहाँ कैल्शियम रहता है। और एक क्या करता है कि राइपेनिंग के लिए यूनिफॉर्म राइपेनिंग चाहिए, यूनिफॉर्म राइपेनिंग के लिए आपको चाहिए कैल्शियम की जरूरत होता है। एंड आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यूनिफॉर्म राइपेनिंग है, राइट हैंड साइड में देखेंगे कि ओवर राइप है लेकिन ग्रीन है। और आजकल हम इसका क्यों ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं ना, मैकेनिकल जो हार्वेस्टिंग मशीन से करते हैं, तो आधा ग्रेन पक जाता है, आधा ग्रेन नहीं पकेगा, तो जो हमारा हार्वेस्टिंग सही से नहीं होगा। आपको इसको खास ध्यान रखना है कैल्शियम का। सल्फर जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, ये 4th मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। सल्फर की कमी से आपका क्लोरोफिल प्रोडक्शन नहीं होता है और ऐसे हरापन आ जाता है। ठीक है, ऐसे हरापन आ जाते हैं तो उसको कमी को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हूँ कि इधर आप एसएसपी यूज कर सकते हैं और ग्रो प्लस यूज कर सकते हैं, और वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रोमोर सल्फामैक्स, जो सल्फामैक्स मैंने बताया 90% उसके अंतर्गत सल्फर रहता है, उसको आप यूज करेंगे तो आपका फसल सल्फर डिफिशियंसी से कमी होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा उपज भी मिलेगा। और सल्फर क्या करता है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। सिस्टीन हो गया, मिथेनाइन हो गया, आपकी प्रोटीन कंटेंट बढ़ता रहता है। वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ने के लिए आपका सल्फर का ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जिंक हो गया, जिंक आपको आजकल हर जगह में आप जिंक का कमी है। धान की ऐसा कोई भी फसल होगा कश्मीर टू लेकर कन्याकुमारी तक जहां हम धान के लिए जिंक नहीं इस्तेमाल करते हैं। इधर जिंक सल्फेट डालते हैं, जिंक सल्फेट में 21% जिंक डालते हैं, नहीं तो 33% जिंक जो मोनोहाइड्रेट है उसको डालते हैं, नहीं तो जिंक ईडीटी है 12% जो जिंक है डिफरेंट कंपनी का आता है उसको डालते हैं, क्योंकि उसमें एक खैरा डिजीज करके आता है। खैरा डिजीज जो आता है कि आपकी ऐसे जो लीफ देखेंगे ब्रोंजिंग कलर हो जाता है, ब्रोंज कलर की एक डेफिशिएंसी आता है। लीफ का कलर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और आपका प्लांट का जो कि यील्ड उपज बढ़ेगा। लेकिन आपका ब्रोंजिंग कलर चेंज हो जाएगा तो आपका फिर फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा तो आपका फिर उपज में कमी होगा। तो उसको कम करने के लिए प्रति एकड़ हम 20 kg जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसी से अच्छा वर्जन डालना है तो नोवोजिन हो गया, जो हमारे कंपनी में नोवोजिन है, उसको आप 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और सॉइल में डालना है तो आपका क्या है, आधा kg हाफ के जी जिंक ईडीटी और जो नोवोजिन में बता रहा हूँ आपको जमीन के अंतर्गत सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो तभी ये जो जिंक के डेफिशिएंसी है वो कमी होगा। आयरन की डेफिशिएंसी में अभी काफी जगह में देखा गया है,
तो कि वो टॉप ऑफ द लीफ दिखाई देगा, वो टॉप ऑफ द जो लीफ दिखाई देगा उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आयरन सल्फेट आता है, आयरन सल्फेट 30 kg पर हेक्टर के हिसाब से डालेंगे। नहीं तो फोलियर स्प्रे, नहीं तो फोलियर स्प्रे आप क्या, फोलियर स्प्रे जनरली हम करते हैं कि 0.5% फोलियर स्प्रे करते हैं। दैट मीन्स 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और नहीं तो आयरन ईडीटीए, आयरन का ईडीटीए, आयरन का भी ईडीटीए और आयरन एडा की आता है, आयरन एडा चिलेटेड आयरन आता है, उसको भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं कि ताकि आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। बोरॉन बहुत जरूरी है, एक न्यूट्रिएंट है आपके जो जितने भी चाफी ग्रेन्स आता है, क्योंकि प्रॉपर बोरॉन की कमी से आपकी जो ग्रेन डेवलपमेंट है सही से नहीं होता है। ग्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो आपके जो चाफी ग्रेन होता है और प्रॉपर पोलिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपकी चाफी ग्रेन आता है। एंड ऑलमोस्ट अभी देखा गया है कि 33% ऑफ द सॉइल्स, 33% ऑफ द सॉइल्स जो कि इंडिया में बोरन की कमी है, तो बोरन को आप इस्तेमाल करेंगे तो इधर आप जो आता है फॉलीबोर आता है जिसमें 20% बोरन है, आप उसको फॉलीबोर को आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और ग्रानुबोर आता है जो कि आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर हो गया तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमारा भी आता है कि कस्टमाइज ग्रेड आकुस्प्रे सीरियल है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, तो वो बोरन की डेफिशिएंसी से आपको कमी हो जाएगा। बोथ कैल्शियम एंड बोरन ठीक रहेगा तो आप जैसे कि मिलिंग करते हैं, धान को लेके मिलिंग करके उसके अंदर से चावल निकालते हैं, तो वो जो ब्रोकन ग्रेन कंटेंट आप कम हो जाएगा। मिलेबल राइस और जो मिलेबल राइस परसेंटेज है वो आपका अच्छा हो जाएगा। वो कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम एंड बोरन करता है। वो दोनों की मात्रा सही से रहेगा तो फिर आपके जो मिलिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और जो ब्रोकन ग्रेन की मात्रा है वो कम हो जाता है। तो जैसे कि मैं एक समराइज की तरफ मैं बताऊंगा, तो जो नाइट्रोजन हो गया, आप जो यूरिया डालते हैं पॉटलिंग में या बेसल एप्लीकेशन में डालेंगे और कल्ले निकलने के टाइम पे निकालेंगे, और जो पानी के लिए बूटा निकलता है उसके टाइम पे भी आप 3 इक्वल स्प्लिट में डालेंगे, जितना भी डोसेज आपकी स्टेट में रिकमेंडेशन है। फास्फोरस आपका इंटायर डोज बेसल डोज में डालेंगे, और जो पोटेशियम हो गया सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे, और जो पानी के लिए इनिशिएशन के बाद ग्रेन फिलिंग के टाइम पे यूरिया के साथ मिला के आप डालेंगे। इधर मैंने एक बता रहा हूँ कि जनरली एक एमपी का ये रिकमेंडेशन है, नाइट्रोजन उनका है कि 40 kg है, 24 kg फास्फोरस है पर एकड़, एंड पोटेशियम जो है 16 kg है। इसको पूरा करने के लिए कितना यूरिया डालेंगे आप, 90 kg यूरिया, एंड डीएपी डालते हैं तो 50 kg डालते हैं, एसएसपी डालेंगे तो उसका 3 बैग डालना है। एंड एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश हो गया या एमओपी हो गया तो अकॉर्डिंगली आप उतना मात्रा में आप डाल सकते हैं। लेकिन ये कि जो अभी जो कि नॉर्दर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में अभी हम काफी रिसर्च किए हैं, और उसमें देखा है कि हम ग्रो प्लस को एक एसएसपी और डीएपी के अल्टरनेटिव की तरफ से जब यूज करते हैं तो काफी से 10 से 15% यील्ड का इंक्रीज होता है। और इसको क्या है कि लिटिल बिट यूरिया के साथ बिगिनिंग में आप यूरिया के साथ थोड़ा सा, ये जो मैंने यहाँ बताया 70 kg पर हेक्टर है यूरिया, 20 से 25 दिन में डालेंगे आप, और 40 से 45 दिन में 70 kg यूरिया डालेंगे, प्रति हेक्टर डालेंगे, और एक मीन्स फूल आने के टाइम पे 70 kg यूरिया डालेंगे। और बेसल एप्लीकेशन के टाइम में 375 kg आप प्रति हेक्टर ग्रो प्लस डालेंगे, तो ये क्या है आपका 150 kg हो जाता है पर एकड़। और जो पोटाश है एक बार आप 20 से 25 दिन के बाद डालेंगे, और एक बार आप डालेंगे जो कि ग्रेन फिलिंग के टाइम पे डालेंगे। इतना डालते हैं तो आपको और कोई उपज देने और कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रो प्लस की अंतर्गत ऑलरेडी आपका जो क्या है कि जो कि आपकी इसके ऑलरेडी 5 न्यूट्रिएंट है उसके अंतर्गत। उसके अंतर्गत ग्रो प्लस जो मैंने बताया उसके अंतर्गत क्या है कि उसको इतना अच्छा है आपका डीएपी और एसएसपी से। उसके अंतर्गत आपका 16% 16% आपका फास्फोरस है, 19% कैल्शियम है, जो कि मैंने कैल्शियम बताया कि आपकी मिलेबल परसेंटेज और ब्रोकन ग्रेन हो गया। और जब हवा चलता है तो लजिंग हो जाता है, प्लांट मीन्स गिर जाता है जमीन के अंतर्गत, उसको बचाता है, वो कैल्शियम हमारी 19% है इसके अंतर्गत। और मैंने बताएंगे सल्फर डेफिशिएंट जमीन, जैसे 40% जमीन में सल्फर डेफिशिएंट है, इसके अंदर तो 11% सल्फर है, वो भी आपको मदद करेगा। और मैंने इतना बताया कि जिंक की बहुत जरूरत है, खैरा डिजीज है एंड आप लोग डालते हैं, इसके अंतर्गत ऑलरेडी आपका जिंक है। मैं और एक इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया
बोरोन बताया, इसके अंतर्गत ऑलरेडी 0.2% आपका बोरोन है। जो सपोज जनरली हम 50 केजी बैसाल में डीएपी डाल देते हैं, हम कहते हैं कि आप 3 बैग ग्रोपस डालिए और साथ में 20 केजी यूरिया डालिए। ठीक है, आप खाली डीएपी डालते हैं तो आपको क्या कितना नाइट्रोजन एंड फास्फोरस मिलता है, लेकिन जब आप ग्रो प्लस के साथ 20 केजी यूरिया डाल देते हैं, आपको नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, 16.5 केजी आपको सल्फर मिलता है, 28 केजी के आसपास आपको कैल्शियम मिलता है, और जिंक की लगभग 750 ग्राम जिंक मिलता है, एंड 300 ग्राम तक आपको बोरोन मिल जाता है, और जो कि सफिशिएंट आपका रहता है। और प्राइस के हिसाब से सपोज हम सल्फर डीएपी के साथ डीएपी जहां डालेंगे तो, हाँ जी, डीएपी जहां डालेंगे तो हम क्या है खाली फास्फोरस देते हैं, साथ में हमको सल्फर डालना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी हमारा 16 केजी सल्फर देते हैं। जो सल्फर की जो प्राइस है ऑलरेडी आप डीएपी के प्राइस के साथ मिला दोगे तो ये 3 बैग के प्राइस के साथ की बराबर हो जाता है। उसके अलावा आप जब जिंक डालते हैं, ऑलरेडी 750 ग्राम जिंक डालते हैं, सपोज ईडीटीए जिंक डालते हैं, ऑलरेडी इसके अंतर्गत आप 500 ग्राम 750 ग्राम जिंक मिल गया, उसके प्राइस मिला लोगे तो ये डीएपी के प्राइस से बहुत कम हो जाता है। आपको लगेगा कि 3 बैग डालते हैं, लेकिन जब आप बोरन की अमाउंट डालेंगे, जिंक और कैल्शियम और सल्फर के अमाउंट डालेंगे, ये डीएपी के प्राइस से बहुत कम हो जाता है। और ऑलरेडी इसमें मैंने बताया गया कि इसका क्या खासियत है, ऑलरेडी 5 न्यूट्रिएंट है, जिंक एंड बोरन के साथ है, और इसके अंतर्गत हमने एक एनहांसर टेक्नोलॉजी दिए हैं। आप सबको पता है कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की यूज एफिशिएंसी है। सपोज 100 केजी फास्फोरस आप डालते हैं तो प्लांट को आपको कितना मिलता है, अराउंड 15 to 20 केजी फास्फोरस मिलता है। बाकी 80% जो फास्फोरस है जमीन के अंतर्गत फिक्स हो जाता है और आपको पौधे को मिलता नहीं है। उसी को कम करने के लिए हमने एक एनहांसर टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत डाले हैं। जो एनहांसर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो फास्फोरस की फिक्सेशन को कम कर देता है और फास्फोरस को मात्रा को ज्यादा से ज्यादा आपके प्लांट को मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है तो फिर क्या होता है, अच्छा रूट ग्रोथ होता है, शूट ग्रोथ होता है, एंड हमारी फसल को फिर क्या होता है कि ज्यादा यील्ड मिलता है। हम अभी काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी इसको ट्रायल किए हैं। ट्रायल करके ये जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी जो किए थे, छत्तीसगढ़ में और एमपी में किए थे, 5 ट्रायल किए थे, वहाँ ऑलमोस्ट अराउंड 10% यील्ड इंप्रूवमेंट हुआ था। 15 ट्रायल किए थे छत्तीसगढ़ में, धमतरी, बालोद, रायगढ़, दुर्ग एरिया में किए थे, ऑलमोस्ट 12% हमारा यील्ड इंप्रूवमेंट हुआ था। एक है कि जमीन को सुरक्षा हेल्थ देगा क्योंकि मल्टी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है, और साथ में आपको यील्ड में भी इम्पैक्ट आएगा, और यील्ड का क्वालिटी में, ग्रेन की क्वालिटी में भी आपको अच्छा मिलेगा। और यूपी में देखेंगे, यूपी में हमने कितना लगभग 32 ट्रायल किए थे, 32 ट्रायल्स किए थे। इसमें हमने देखे थे कि ऑलमोस्ट अराउंड 14% यील्ड में इंप्रूवमेंट आता है, और जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पर एकड़ ऑलमोस्ट 4000 रुपए की आ जाता है। कंटिन्यूअसली हम हर साल ट्रायल करते हैं, ट्रायल के में ये देखा गया है कि इसमें काफी इम्पैक्ट आपको अच्छा आ जाता है। ये एक ट्रायल हमने किए थे केवीके की बायोसीड के साथ, और केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो है, आप कृषि विज्ञान केंद्र है एमपी में, उसके साथ हमने एक ट्रायल किए थे। ये आप देखेंगे कि फार्मर प्रैक्टिस क्या करता था, और हमने T2 में हमारे 1435-14 हमारे एक कॉम्प्लेक्स खाद है जिसको कि हम ग्रो शक्ति कहते हैं, उसके साथ हमने बायो फर्टिलाइजर देखे, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके देखे थे, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 23% यील्ड इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, और आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एंड जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ऑलमोस्ट अराउंड 4 के आसपास आता है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया स्पेंड करेंगे तो 4 रुपया आपको प्रॉफिट मिलता है। जो ग्रोथ शक्ति मैंने बताया 14-35-14 बताया, उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक आइडियल रेशियो 1:2.5:1 रेशियो में रहता है, लो एन हाई पी लो के, जो कि बेसल में हम जैसे कि मैं इसका पहले बताया कि नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट में देना है, पहले लो नाइट्रोजन देंगे, फिर हाई पी एंटायर पी देंगे, फिर जो इनकी पोटाश देंगे। तो वही फाउंडेशन के लिए, आपकी क्रॉप की बेटर फाउंडेशन के लिए ये 1:2.5:1 रेशियो आइडियल रेशियो है, जो कि आपका जो ये 1435-14 के अंतर्गत मिलता है। सो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में ये 63 यूनिट हाईएस्ट न्यूट्रिएंट देता है। 100 केजी में ऑलमोस्ट 63 केजी आपका न्यूट्रिएंट रहता है, एंड ये आपका बेटर फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हमने भी जिंक फर्टिफिकेशन किए हैं। जहां जिंक की फर्टिफिकेशन किए हैं, तो वहां जहां आप ग्रो शक्ति यूज कर रहे हैं, वहां आपको ये NPK के साथ जिंक का
तत्व मिलेगा, जो कि आपके क्रॉप के लिए अच्छा रहेगा। इसको की भी हमने क्या किए हैं, एक एनफोर्स टेक्नोलॉजी दिए हैं। जो सेम टेक्नोलॉजी मैंने आपको ग्रो प्लस में बताया, यहाँ भी हमने एक एनफोर्स टेक्नोलॉजी दिए हैं। एन मतलब है एनहांस करेगा आपका फास्फोरस अवेलेबिलिटी को। फास्फोरस का अवेलेबिलिटी को एनहांस होता है तो फिर क्या होता है, आपको यील्ड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रूट के ग्रोथ अच्छा होगा, प्लांट को एनर्जी अच्छा मिलेगा, टिलर अच्छा होगा तो फ्लावर मीन्स पानी की और ग्रेन फिलिंग वगैरह अच्छा होगा तो आपको अच्छे से अच्छा फसल मिलेगा। और ये देखा गया है कि रिसर्च में देखा गया है कि जहां ग्रो शक्ति देते हैं कंपैरिजन टू डीएपी, आपका जो फास्फोरस का अपटेक ऑलमोस्ट 45% बढ़ जाता है। इवन इफ आपका नाइट्रोजन का अपटेक 25% बढ़ता है एंड पोटास का अपटेक भी 12% नॉर्मल खाद से बढ़ता रहता है। और छत्तीसगढ़ से जो भी मेरे किसान साथियों सुन रहे हैं, आप लोग ये ग्रोमोर 2028 को आपको काफी सालों से भी यूज कर रहे हैं एंड इसको भी ये जो है आपका धान की फसल के लिए एक बहुत बढ़िया खाद है। ऑलरेडी ये यूरिया अमोनियम फॉस्फेट है और ये भी यूरिया टेक्नोलॉजी और यूनिक्यू टेक्नोलॉजी है कि जो भी कार्बोमंडल के पास है। जो मैंने सल्फामैक्स भी बताया एफएसआर टेक्नोलॉजी, वो हमारे पास अकेले हैं। जो कि मैंने आपका दिखाया एनफोर्स टेक्नोलॉजी ग्रो शक्ति में और ग्रो प्लस में बताया, वो खाली हमारे पास है। और इसके अंदर जो ये यूरिया टेक्नोलॉजी है वो भी यूनिक्यू टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास है। ये जो ग्रोमोर 2028 को हम क्या है प्रील्ड यूरिया को लेकर प्रील्ड यूरिया रहता है, उसके अंतर्गत ये यूरिया ग्रानुल को हम कोटिंग करते हैं अमोनियम फॉस्फेट में, तो ये यूरिया अमोनियम फॉस्फेट मिल हो जाता है। और जो ये डालने के बाद क्या है इंस्टेंट ग्रीननेस, ये खेत में डालें 2 से 3 दिन के बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे ग्रीननेस अच्छा रहता है। ग्रीननेस अच्छा रहता है मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, और फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा इसका मतलब आपका जो कि क्रॉप का उपज अच्छा बढ़ेगा। और इसको क्या है ना कि फास्ट डिजल्व, जो ग्रानुल होता है तुरंत डिजल्व हो जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ऑल्सो ट्रेसेस क्वांटिटी में है, जो कि आपको क्रॉप को माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देता है। अभी ये तो हो गया हमें सॉइल एप्लीकेशन के बारे में। आजकल हर किसान भी कभी-कभी सॉइल एप्लीकेशन करना भूल जाता है, या कोई एडवर्स कंडीशन में आता है तो फिर क्या करता है ना फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। इधर ये टेबल में कि हम फोलियर न्यूट्रिशन क्यों करेंगे। इधर आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट न्यूट्रिएंट दिया हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया हूं। और हम जब मिट्टी में डालते हैं नाइट्रोजन, 100 केजी नाइट्रोजन देते हैं तो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन मिल जाता है प्लांट को, और बाकी जमीन के फिक्स हो जाता है या लॉस हो जाता है या वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन फर्टिगेशन वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होगा, फर्टिगेशन के माध्यम से होगा तो ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90% आपको प्लांट को मिल जाता है। फास्फोरस में 10 से 20 केजी प्लांट को मिलता है, 100 केजी देते हैं। सपोज 100 रुपए का फास्फोरस डालते हैं तो ओनली 10 रुपए का फास्फोरस प्लांट को मिलता है, बाकी 90 रुपए आपका ऐसे वेस्टेज चला जाता है। तो आप किसान साथियों को मैं ये बताऊंगा, आप जब रेस्टोरेंट जाएंगे 100 रुपए का खाना मंगाते हैं, आप चाहेंगे 100 रुपए की 100 रुपए खाना खा लेंगे या 10 रुपए की खाना खा के बाकी फेंक देंगे, यही सिमिलर है। तो ये जो है कि एफिशिएंसी इसका कम हो जाता है जब सॉइल में डालते हैं, लेकिन जब फोलियार में डालते हैं इनका एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाता है। और एक कारण क्या है कि आप क्या करेंगे, जैसे कि प्लांट फ्लावरिंग तक चला जाता है, उसका जो रूट होता है ना बूढ़ा हो जाता है, उसका रूट का एक्टिविटी कम हो जाता है। रूट का एक्टिविटी कम हो जाते हैं तो उसी टाइम पे हम फोलियर फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका इम्पैक्ट डायरेक्ट लीफ को जाएगा और इम्पैक्ट उसका अच्छा रहेगा। और कभी-कभी क्या होता है कि सॉइल की पीएच आपका बहुत कम है और सॉइल की पीएच बहुत ज्यादा है, उसमें आप खाद डालेंगे तो आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं होगा। उसी टाइम पे आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो आपका क्रॉप को रिस्पांस अच्छा मिलेगा। ठीक है। और काफी अब आप लोगों को पता होगा कि वाटर सोल्यूबल में 19 मिलता है, 13045 पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। और कभी ड्रॉट कंडीशन और वाटर लैगिंग कंडीशन में आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो करमंडल ने हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, हम उसको लेके हमने एक न्यूट्रिएंट शेड्यूल बनाए हैं पैडी के लिए, जो कि वेजिटेटिव स्टेज में हम क्या कहते हैं कि वेजिटेटिव स्टेज में स्पोंटा हो गया जो 28-28-0 है वो यूज करिए, या तो सुपरिया यूज करिए जो 24-24-0 है। उसके साथ में वो कितना यूज करेंगे, 1 केजी एकड़ रहता है तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर करेंगे, और जो नोवोजिन करेंगे 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर करेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि आकुस्प्रे सीरियल, आजकल जैसे कि क्या है ना कि हम पहले क्या होता है कि दाल खाते हैं, दाल चावल सब्जी सब
एक एक करके खाते हैं। आजकल क्या है ना, रेडीमेड बिरयानी मिलता है, रेडीमेड पिज्जा मिलता है, रेडीमेड बर्गर मिलता है, उसके अंदर रेडीमेड फूड है, ठीक है। सिमिलरली वो जब खाते हैं हम दूसरे खाने की जरूरत नहीं होता है। सिमिलरली हमने एक कस्टमाइज ग्रेड बनाए हैं पर्टिकुलरली सीरियल क्रॉप के लिए, पैडी, गेहूं और मक्के के लिए। सो उसको हम क्या कहते हैं, आकू स्प्रे सीरियल कहते हैं, जिसका कि हम क्या करते हैं कि 10 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर में डालते हैं, और जहां बोरन की कमी है, सॉइल टेस्ट करके आपको पता लगा कि बोरन की कमी है, 1 ग्राम पर लीटर में डालेंगे। और उसको एक बार जो आकू स्प्रे सीरियल है कि ग्रेन फिलिंग के टाइम पे आप डालेंगे, ठीक है। तो ये स्टडी करके हम देखे हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कि ये मैंने दिखा रहा हूँ आपको कि नर्सरी के स्टेज में जो कंप्लीट पैकेज देखें तो कार्बन प्लस और ग्रो स्मार्ट हम नर्सरी के टाइम पे डालते हैं, और टिलरिंग के टाइम पे आ गया तो ग्रो शक्ति हो गया, एंड ग्रोमर पोटास की डालते हैं। फिर ये साउथ की डाटा है, ऊपर देखेंगे कि जो कि फोलियर एप्लीकेशन के लिए स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट है, नीचे फर्टिलाइजर है, उसको डिफरेंट स्टेज में डालेंगे। एक साथ में सारे न्यूट्रिएंट डाल के हम सो नहीं जाएंगे, जब प्लांट को जो जरूरत होता है वैसे डालेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, ठीक है, एक साथ में आप सब दे देंगे तो आप क्या खाएं, आपको फिर बीमार पड़ेंगे। सिमिलरली प्लांट को जब जो न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है तभी उसी स्टेज में वो न्यूट्रिएंट देंगे तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, एंड जो यील्ड और क्वालिटी में इंपैक्ट आएगा। जो मैंने आकू स्प्रे सीरियल बताया, जो कि आपकी गेहूं के लिए, मक्के के लिए और धान के लिए है, उसको उसके अंतर्गत क्या है, 12% आपका नाइट्रोजन है, 35% पोटास है, 1% जिंक है, एंड 0.3% बोरॉन है। इसको आप फुलियर स्प्रे करेंगे। फुलियर स्प्रे कब करेंगे आप, जब आपका पानी के इनिशिएशन स्टेज में, अंडर ग्रेन फिलिंग स्टेज में करेंगे तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आजकल एक जो चल रहे हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस चल रहा है। ये तो मैंने आपको ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए बताया। आजकल डायरेक्ट सीडेड राइस और एसआरआई सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन भी हो रहा है। उसके लिए जब आप ये करेंगे, जो फर्टिलाइजर की प्रबंधन कैसे करेंगे, जनरली नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो आपका रिकमेंडेड डोज है 150 60 60 ये रहता है, या जो 120 60 40 रहता है, उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 12 से 15 केजी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आप देंगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहता है। और इसके अलावा आप जो जिंक सल्फेट हो गया कि और माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, तो आप बेसल के टाइम पे जिंक सल्फेट डालेंगे, और बाकी जो फोलियर फर्टिलाइजर होता है और टिलरिंग एंड पानी के इनिशिएशन में डालेंगे तो आपका ये बेस्ट इम्पैक्ट रहेगा। सो मैं ये सारा चीज को समरी करके अब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। तो आपको जो नाइट्रोजन हो गया और यूरिया मैनेजमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप सॉइल टेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया है। सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको सॉइल का में अंतर्गत क्या है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पता लग जाएगा, उसके हिसाब से आप न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। और सॉइल टेस्ट नहीं करते हैं तो आप जितने भी नाइट्रोजन डालते हैं उसको 3 हिस्से में डालेंगे, पॉटलिंग के टाइम पे, देन टिलरिंग के टाइम पे, एंड देन द पानी के इनिशिएशन के टाइम पे डालेंगे। और आप पंजाब में, हरियाणा में एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने लीफ कलर चार्ट निकाला है। लीफ कलर चार्ट में आप लीफ का कलर देख के भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पैड मीटर आता है या ग्रीन सिकर आता है, जो कि कोई बड़े बड़े फार्मर के पास में है, वो इस्तेमाल करके आप फिर क्या है, आपका नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कम ज्यादा आप कर सकते हैं। जितने भी फास्फोरस हैं आप बेसल एप्लीकेशन में डाल दीजिए या बिगिनिंग में डाल दीजिए, क्योंकि बिगिनिंग में डालने में क्या है, क्योंकि आपका जो रूट का ग्रोथ अच्छा होगा। एंड जो फास्फोरस की जो सॉइल में इमोबाइल है, अनदर थिंग है कि फास्फोरस जो सॉइल है मूव नहीं करता है, इसका लीचिंग लॉस बहुत कम होता है। मूव नहीं करते हैं तो बिगिनिंग में दे देंगे तो जहां रूट के ग्रोथ है, रूट उसको ऑब्जर्व करेगा और बेटर यूटिलाइजेशन होगा। जो पोटेशियम हो गया, फ्रूटिंग न्यूट्रिएंट हो गया, उसका 50% प्लांटिंग के टाइम पे दीजिए और 50% पानी के इनिशिएशन किस टाइम में दे दीजिए। जो मुख्य माइक्रो न्यूट्रिएंट में, सूक्ष्म तत्व में जिंक का खास ध्यान रखिए। जिंक जो है इधर आप चिलेटेड जिंक के माध्यम से, नोवोजिन के माध्यम से डाल सकते हैं आपका। और सॉइल एप्लीकेशन आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट आप 25 से 30 केजी आपके जितना डेफिशिएंट है उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आपका सल्फर हो गया। सल्फर की जैसे कि मैंने जहां कमी है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होना जरूरी है,
तो वो के लिए आप सल्फर को डालिए। सल्फर जनरली 10 ग्राम और 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रोमर सल्फा मैक्स डालते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। और आपका जमीन को हेल्दी बना के रखने के लिए और अच्छा उपज के लिए और क्वालिटी के लिए आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करिए। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनिक खाद, बायो खाद हो गया, बायो के अंतर्गत आपका आजोला हो गया, आजोस्पिरिलम हो गया, और फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, के सोल्युबलाइजर हो गया, वो आप डाल के फिर क्या कर सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर सॉइल में बिल्डअप है और स्टोर है उसका मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट की मैनेजमेंट की सॉइल की हेल्थ बना के रखने के लिए बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सुपर कंपोस्ट हो गया, कि कार्बन प्लस हो गया, प्रेस मॉड, सिटी कंपोस्ट हो गया, वो डालिए। साथ में जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, आपका ग्रो प्लस हो गया, कि 20-20 हो गया, कि 14-35-14 हो गया, वो क्या करेंगे ना, राइट टाइम पे डालिए। जब जिस चीज को जरूरत होता है उतना डालिए, राइट डोज में डालिए। जितना रिकमेंडेड डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर आपका आपकी स्टेट के हिसाब से उतना डालिए। और जो फर्टिलाइजर देते हैं स्पूरियस, नॉन स्टैंडर्ड कंपनी से मत लीजिए, अच्छा से अच्छा, जैसे खाना खाने के लिए हम स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट को जाते हैं, सिमिलरली अच्छा से अच्छा कंपनी से वो फर्टिलाइजर लीजिए और राइट मेथड में डालना है। आपको बैंड प्लेसमेंट करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है, और फोलियर स्प्रे करते हैं तो फोलियर स्प्रे मॉर्निंग आवर में और इवनिंग आवर में करना है। तो वो चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपका राइस का अच्छा प्रोडक्शन हो, यील्ड हो। इसके लिए आप ये जो 4R कंसेप्ट है, राइट टाइमिंग में डालिए, राइट डोज में डालिए, राइट सोर्स में और राइट मेथड में डाल के, और जो सारा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जुडिशियसली यूज करिए, जो रिकमेंड डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर है, तो ताकि आपको अच्छा से अच्छा उपज आएगा। इसके साथ मैं बस आज इतना ही कहने वाला था। एंड ये जो खरीफ सीजन आ रहे हैं, आप सबको खरीफ सीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा करता हूँ कि इसमें, क्योंकि अभी ग्लोबली यूक्रेन वार की वजह से और फर्टिलाइजर शॉर्टेज और एनर्जी शॉर्टेज की वजह से काफी फूड शॉर्टेज की और फूड स्कार्सिटी का भी इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसान साथियों, मेरे देश के साथियों अच्छे से अच्छा उपज कमाएं, हमारे देश को जो कि अच्छे से फूड ग्रेन दे और फूड सिक्योरिटी करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय परिदा। मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा सेशन हुआ है ना, कि बहुत सारी चीजें आपने एकत्रित करके और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं दर्शकों को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल पूछने की गुंजाइश बचती है। लेकिन सर, हिमाचल से हमारी जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो चूंकि थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो धान की खेती की जाती है, तो उनके कुछ सवालात हैं सर जो आपसे पूछना चाहती हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अंजुल त्यागी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आपने काफी प्रभावित किया है अपनी इंफॉर्मेशन से, और हमारे किसान भाइयों को काफी मदद मिलेगी। आपने बहुत डीपली जानकारी दी है धान की फसल को लेकर, क्योंकि अभी बिजाई का समय भी है। सर, एक्चुअली हिमाचल एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे धान बहुत कम जगह उगाया जाता है, लेकिन एक किस्म अलग होती है वहाँ की, जहाँ पे आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है मिट्टी में। तो वहाँ एक लाल धान बोला जाता है उसको। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है किसानों की मदद, और कैसे उसे रोगों से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये वहाँ की पारंपरिक फसल है। मैम, एक्चुअली हिमाचल में लाल धान होता है, क्योंकि मेरा पहला जॉब भी हिमाचल में था। तो उधर भी मैंने जब विजिट किया था, एक्चुअली जो लाल धान होता है ना, जनरली आयरन की अवेलेबिलिटी लो पीएच, जब हमारे जो जमीन के अंदर पीएच की ज्यादा कमी होने से, जब सॉइल ज्यादा से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तभी क्या होता है ना कि आयरन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। आयरन जनरली फेरस की मात्रा में या फेरी के मात्रा में मिलता है, Fe2+ या Fe3+ मात्रा में मिल जाता है। जब ये आयरन की टॉक्सिस, तभी ये टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे ना, कि सॉइल कंडीशनिंग, जो डिफरेंट सॉइल कंडीशनर मिलता है,
सॉइल पीएच को करेक्शन करने के लिए। सॉइल पीएच को करेक्शन कर लेंगे, जो आयरन की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब ये जो लाल फसल है और ये लाल धान होता है उसी से आपको कमी हो जाएगा। करेक्ट है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ और सवाल हैं जैसे जी सर एक क्या पूछिए। हेलो जी सर एक लोअर हिमाचल में मैंने एक फसलों की शिकायत रही, किसानों की शिकायत रही है कि उनके धान में बैंडेड ब्लास्ट और ब्राउन स्पॉट जैसी बीमारी लगती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब बिजाई के समय कुछ एहतियात बरतनी जरूरी होती है या कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, ये कहेंगे तो एक सीड ट्रीटमेंट शुरू में भी सीड ट्रीटमेंट करके भी हम जो कि धान को फसल को लगा सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट करके बिगिनिंग में। नहीं तो बाद में आता है आप कुछ वेराइटीज, आजकल डिफरेंट वेराइटीज भी आता है। एक है कि सीड ट्रीटमेंट करेंगे, वेराइटल सिलेक्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ वेराइटी है कि जो कि ब्लास्ट हो गया और ब्राउन स्पॉट रेजिस्टेंस वेराइटी है, जैसे कि पंजाब में पीएयू में निकला हुआ है, इवन भी हरियाणा में है, एंड पूसा में भी दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उन्होंने भी किए हैं, एंड ऑल्सो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है, उन लोगों ने भी कुछ रेजिस्टेंस वेराइटी निकाला हुआ है। वो रेजिस्टेंस वेराइटी को लगाएंगे तो भी वी कैन कंट्रोल भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट वेराइटी, उसी से कंट्रोल नहीं होता है तो देन जो कि हमारा ब्लास्ट के लिए भी डिफरेंट मॉलिक्यूल आते हैं, अग्नि हो गया, ट्राइसाइक्लोजोल हो गया, कि डिफरेंट फंजीसाइड हो गया, तो वो अप्लाई करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कल्चरल प्रैक्टिस, एंड जैसे आता है कि कल्चरल प्रैक्टिस में भी जो फार्मर के कल्चरल प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि यूरिया और अमोनिया का फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, बिकॉज कुछ फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया फर्टिलाइजर है हमारा एसिडिक फर्टिलाइजर है, जैसे एसिडिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो कि फंगस ये जो है आप बता रहे हैं कि ब्लास्ट हो गया कि ये हो गया, ये जो फंगस होता है एसिडिक मीडियम में ज्यादा ग्रो करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा ग्रो करते हैं तो ये फर्टिलाइजर को अवॉइड करें। जब आप देखेंगे कि ब्लास्ट हो गया कि ब्लास्ट आ गया, तो तभी क्या कर रहे हैं कि एसिडिक जो फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, इसको अवॉइड करिए, ताकि जो कि डिजीज ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगा। तभी उसी टाइम पे आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो नाइट्रोजन की जरूरत है, तो उसी टाइम पे जैसे कि आकू स्प्रे सीरियल मैंने बताया, या तो पोटेशियम नाइट्रेट बताया, दैट इज KNO3, उसी के अंतर्गत अमोनिया है नहीं, अमोनिया रिलेटेड न्यूट्रिएंट है नहीं, फिर भी आप खाद दे रहे हैं, यूरिया को अवॉइड करके दूसरे खाद की आप शिफ्ट कर लेंगे, तो वो जो डिजीज स्प्रेड है वो डिजीज स्प्रेड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हिमाचल के किसानों के लिए शायद ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। और एक पूछे कोई एक सवाल है कि काइंडली गिव द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ कोरोमंडल। अभी जिंक की प्रोडक्ट के बारे में अभी हम रिसेंटली एक आकुमिस्ट जिंक लॉन्च किए हैं, जो जिंक का सस्पेंशन कंसंट्रेटेड है, उसके अंतर्गत हाईएस्ट मात्रा में जिंक है, 39.5% जिंक है, और जिंक ईडीटीए जो फार्मर किसान साथी कर रहे हैं वो करेंगे, और जो किसान साथी जिंक ईडीटीए यूज नहीं कर रहे हैं और आकुमिस्ट जिंक करके 39.5% जिंक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आकुमिस्ट जिंक है, आप कोई भी दवाई के साथ आप फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, और फंजीसाइड जो स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, उसके साथ मिला के आप डाल सकते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो एक नया प्रोडक्ट है, और आकू स्प्रे सीरियल ऑलरेडी मैंने बताया हूँ, एंड और यही दो नया मॉलिक्यूल है कि जो कि हमारा अभी रिसेंटली हम लॉन्च किए हैं पैडी क्रॉप के लिए। थैंक यू। क्वेश्चन सल्फर ग्रोमर की किसी फॉर्म में है? ग्रोमर सल्फर में जो ग्रोमर के अंतर्गत हम ग्रोमर सल्फामैक्स देते हैं। सल्फामैक्स के अंदर ग्रोमर जो सल्फर है एलिमेंटल सल्फर फॉर्म में रहता है। एलिमेंटल सल्फर लेकिन प्लांट अपटेक नहीं कर सकता है। जो एलिमेंटल सल्फर है उसके अंदर उसी को क्या करता है ना कि जो जमीन के अंदर डालने के बाद जमीन के अंतर्गत थायोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। वो जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है एलिमेंटल सल्फर को कन्वर्ट करता है सल्फेट फॉर्म में, फिर प्लांट उसको अपटेक करता है। लेकिन इसका क्या बेनिफिट है, जो दाना एक्चुअली छोटा दाना रहेगा वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा, जो बड़ा दाना रहेगा उसको बाद में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंटल सल्फर से सल्फेट को कन्वर्ट होगा
ये काफी लंबे समय तक होगा, और जब तभी उसका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि एक साथ में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि एक साथ में लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा तो आपको उल्टी हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। तो पीरियडिकली आप देंगे तो खाएंगे। तो ये जो एलिमेंटल सल्फर रहता है, एलिमेंटल सल्फर से सल्फेट सल्फर होता है और स्लोली आपको प्लांट को मिलता रहता है। यही 2 क्वेश्चन एक्चुअली चार्ट बॉक्स में था। इमरान और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं, जैसे ब्लास्ट को लेकर हैं, झुलसा को लेकर हैं, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आप लगभग कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से जो संतुलित पोषण प्रबंधन है उसको इस्तेमाल करना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सारी चीजें आप लगभग कवर ही कर चुके हैं। एक अनुरोध आया हुआ है सर स्पेशल, कि जिस तरीके का ये वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज कराया है, तो जो दर्शक है वो चाहते हैं कि इसी तरीके के सीरीज में कुछ और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएं अलग अलग फसलों के ऊपर। या आप इमरान आप मेरे को बता दीजिए कि कौन सा फसल की ऊपर चाहिए। तो अभी खरीफ में जो भी क्रॉप अभी हम लगाने वाले हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, अभी जनरली पैडी, सोयाबीन, कॉटन ये मेजर क्रॉप लगता है। तो और कोई जगह में ग्राउंड नट लगता है, खरीफ ग्राउंड नट लगता है, सनफ्लावर लगता है, कुछ पल्सेस लगता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो फार्मर और किसान साथी वो सुनना चाहेंगे, वो हम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर बिना परिडो जी ने बताया कि आने वाले टाइम में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे किसी दूसरी जो सीजनल फसल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो ये एक अच्छा कदम होगा हमारे किसान भाइयों के लिए। सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये सेशन पसंद आया होगा। और thank you so much entire team of फसल क्रांति and the कोरोमंडल टीम for this association। सर आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि मैं बहुत जल्द आपसे चर्चा करूंगा कि किस टॉपिक पे फिर से हम लोग एक साथ एसोसिएट हो के किसानों के लिए कुछ नया लेकर के आ सकते हैं। तो इजाजत चाहूंगा अपने दर्शकों से भी, और सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, थैंक यू।